जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस करम है उसका मौला का। हबीब जालिब टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 शुरू करें हम। बिल्कुल शुरू करें। देखिए साहब, अयूब खान का जब इख्तिदार डामाडोल था 68 के एंड से और 69 के शुरू में, तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अयूब जी। खान ने, लेकिन भुट्टो साहब ने और भाषानी साहब ने उसमें शिरकत नहीं की थी। और भाषानी जो थी उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला तहरीक चला दी, दहशत गर्दी की। वो खुद कहते थे जालो जालो आगन जालो, जलाओ जलाओ आग जलाओ। तो साहब वो तहरीक चल पड़ी, बड़ा दहशत गर्दी हुई उसमें। अयूब खान ने अपने बनाए हुए आइन के खिलाफ जी इकदाम उठाया। वो आइन कहता था कि स्पीकर असेंबली को इख्तिदार दे दिया जाए। अच्छा। वो सदारती तर्ज का आइन था। उन्होंने ये खान को दे दिया। उन्होंने आर्मी चीफ को दावत दे करके और मार्शल लॉ लगा के दे दिया। आइन फिर मंसूख हो गया 2 मरतबा और मार्शल लॉ लग गया। जालिब ने उसकी मुखालफत जारी रही और याह्या खान को बावर कराया कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। जा जा आज सोए हुए हैं तहे खाक, न जाने यहाँ कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। आज सोए हुए हैं तहे खाक, न जाने यहाँ कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को। एक जमाने में मिजाज उनका अर्श बरी था। वाह। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब, नहीं भूले था वतन जहन में अपने, कोई जिंदा तो नहीं था। और याह्या खान के एक्शन पर उन्होंने, फौजी एक्शन जो याह्या खान ने कहा, उस पर एक शेर उनका था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको है कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको है कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको है कि मंजिल खो रहे हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। याह्या खान का आखिरी दौर जालिब जेल में थे। महमूद अली कसूरी उनके पास, उनके वालिद महमूद अली कसूरी बहुत बड़े वकील थे। उन दिनों कसूरी साहब ने एक कलाबाजी लगाई थी जो उनकी बरसों की पार्टी नैब थी, नेशनल अवामी पार्टी वली खान की, जिस पर बाद में पाबंदी लगा दी गई। उसको छोड़ करके वो पीपल्स पार्टी में आ गए। जी बिल्कुल। तो पार्टी तंजीम के तहत उनको वही कुछ कहना था जो पार्टी चाहती थी, और पार्टी भुट्टो याह्या खान से बहुत करीब थी। तो जालिब के वालिद कसूरी साहब के पास गए और उनसे कहा अपने बेटे की रिहाई के लिए। तो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी कि याह्या खान के खिलाफ नहीं बोलना। जालिब के वालिद को यही पता था कि कसूरी साहब हमारे मोहसिन हैं, मुहाफिज हैं, कानून के बादशाह हैं। कसूरी साहब ने उनके वालिद से कहा मैं अब जालिब की कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा। वो तो गद्दार है और बांग्लादेशी है। अच्छा। हाँ, इसलिए कि भुट्टो और बांग्लादेश मुजीब के दरमियान में कन्फ्लिक्ट जारी हो, उधर तुम इधर हम, मैं भी उसे नहीं छुड़ा सकता। और ये भूत पीपल्स पार्टी की हमायत का कसूरी साहब के जहन से बहुत जल्द उतर गया। उन्होंने खर और भुट्टो के हाथों मजीद जलील होने के बजाय पार्टी छोड़कर अजहर खान की तहरीक इस्तिकलाल ज्वाइन कर ली। कसूरी साहब की बातें सुनकर जालिब के वालिद जेल पहुंचे और कहा याह्या खान मुजाहिद इस्लाम है, ये कागज है, इस पर एक नज़म याह्या खान के हक में लिख दो और बाहर आ जाओ। जालिब ने कहा ये तो माफी नामा है। अच्छा। और लोग कहेंगे कि जालिब का बाप बुज़िल है, मुजाहिद इस्लाम हो गए याह्या खान को मुजाहिद इस्लाम। उनके अब्बा ये सुनकर बोले तुम बड़े बेहुदा हो और मियाँ कसूरी ने भी तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया है। उस जैसे इंसाफ पसंद और पक्के मुसलमान अजीबुल मुर्तबत वकील ने जो तुम्हारा मोहसिन है कह दिया है कि अब जालिब को कोई नहीं छुड़ा सकता। यानी कसूरी साहब भी नहीं छुड़ा सकते। वो चाहते हैं कि वो न छूटे, अब जेल में ही रहे। अच्छा, कसूरी साहब के मुतालिक उन्होंने कहा पक्के मुसलमान, इंसाफ पसंद, अजीमुल मुर्तबत
वकील। अच्छा। देखिए इसमें से ये है कि वो अजीमुल मुर्तबत वकील तो थे, बाकी बातों पे सब कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है। और जालिब के वालिद ने कहा अब तू बाहर नहीं आएगा, यही सड़े मरेगा और तू यही सर मर। वो जालिब को बोला भला कहकर जा रहे थे तो जालिब ने कहा अब्बा मैं चंद रोज में आ रहा हूँ, 15-20 रोज से ज्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा, में? हाँ, इस राही पर जालिब की बीवी और बच्चे बाहर खड़े थे। किशोर नाहिद भी उन्हें लेने के लिए आई थी। जालिब ने रहा होने से इनकार करते हुए जेलर से कहा पहले मेरे तमाम साथियों को छोड़ो, उनको जब तक बाहर नहीं निकालोगे मैं बाहर नहीं आऊंगा। जालिब की बीवी ने भी उस पर तंज किया कि तुझे तो अंदर रहने का शौक है। और जालिब ये कहते हैं कि जालिब की बीवी को किशोर नाहिद ने भड़का दिया था कि जालिब खुद बाहर नहीं आना चाहता और जालिब का एहतजाजी अमल कारामद साबित हुआ। 15-20 दिनों में ढाका सरेंडर हो गया और यहाँ बाकी मानदा पाकिस्तान में इख्तिदार पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मुंतकिल हो गया। भुट्टो साहब चूंकि फौज के साथ थे, जाहिर है उनकी पार्टी भी बड़ी थी, तमाम साथी रहा कर दिया। इतना बता दें कि हथियार डाला था हमारे नियाजी साहब ने। जी, बड़ी बहादुरी से हथियार डाला था। वो एक बड़ी लंबी 16 दिसंबर 1971 जी याद है। अब भुट्टो साहब को इख्तिदार मिला था 20 दिसंबर 1971 को। इस वाक़े को किशोर नाहिद नबी की किताब है शनासाइया और रुसवाइया, इसमें भी उन्होंने लिखा है थोड़ी बहुत तफसील या इस तरह की तब्दीली के साथ। भुट्टो दौर में भी अयूब खान के दौर का एक वाक़या दोहराया गया। अदाकारा मुमताज से कहा चलने के लिए कि चलो लड़काना में भुट्टो साहब ने बड़ा जश्न मनाया था और स्टूडियो ने लोगों ने घेरा डाला हुआ था कि जबरदस्ती लेकर के जाए, लड़काने चलो लड़काने चलो। तारिक अजीज ने कहा अगर कोई हबीब जालिब होता तो नीलों की तरह मुमताज पर भी नज़म लिखता, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाए। हाँ, वो नीलों की जबान। तो ये जालिब शोरिश काश्मीरी के पास बैठे हुए के दफ्तर में मलिक अब्दुल सलाम के पास बैठे हुए थे। किसी ने बताया तो इन्होंने कहा मलिक साहब एक नज़म इस पर हुई है, कहो तो सुनाओ। उन्होंने कहा सुनाओ। तो उन्होंने ये नज़म कही और वाकई बड़ी खूबसूरत नज़म है। कसर शाही से हुक्म सादिर हुआ, कसर शाही से हुक्म सादिर हुआ, लड़काने चलो वरना थाने चलो, अपने होठों की खुशबू लुटाने चलो वरना थाने चलो, वरना थाने चलो। मुंतजिर हैं तुम्हारे शिकारी वहाँ, वाह कैफ का है समा। वो औरतों के शिकारी थे, जानवरों के नहीं। मुंतजिर हैं तुम्हारे शिकारी वहाँ, कैफ का है समा, अपनी आंखों को जादू जगाने चलो, लड़काने चलो वरना थाने चलो, वरना थाने। न गुंचाओ गुल का रंगी तबस्सुम हो तुम, अश्क अंजुम हो तुम, अपने जलवों से महफिल जगाने चलो वरना थाने चलो। हकुमों को तुम बहुत पसंद आई हो, जहन पर छाई हो, जिस्म की लौ से शम्मे जलाने चलो वरना थाने चलो। हाकिमों का भी ये होता है ना, उनको जो पसंद आ जाए उसको वो अपनी मिल्कियत और दाश्ता ही समझते हैं। जुलाई 77 में फौज जिसकी क़यादत भुट्टो के नामजद फौजी सरबराह ज़िया-उल-हक कर रहे थे, भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अब जालिब साहब को फौज का इकदाम बहुत जालिमाना लगा क्योंकि उनकी पार्टी जो NDF थी शेरबाज मजारी की क़यादत के अंदर, उनकी ख्वाहिश थी कि फौज आकर भुट्टो का खात्मा कर दे। अब जालिब साहब ने फौजी हुकूमत पर तनकीद की बारिश कर दी। उसी जमाने में प्रेस क्लब ने उन्हें लाइफ मेंबरशिप दी। प्रेस क्लब की इंतजामिया ने लिखा कि आप आए और कोई ताज़ा नज़म लिख कर लाए। उस पर उन्होंने नज़म लिखी। अब बड़ी खूबसूरत नज़म है, मतलब है जुल्मत को ज़िया लिखना, हाँ, सर का सवाल लिखना। अच्छा, सियासी नज़रियात से हटकर ये नज़म और शायरी के अंदर भी ये बड़ी तशबीहात इस्तारे सब लाजवाब है। जुल्मत को ज़िया, सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखना क्या लिखना क्या लिखना, पत्थर को गोहर, वाह, दीवार को दर, करगस को हुमा, क्या लिखना। बहुत एक हर्ष बपा है
گھر گھر میں دم گھٹتا ہے گنبد بیدر میں، ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں، صحیح، اے دیدہ ورو اس ظلمت کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء سربر کو سرسر کو صبا اور بندے کو خدا کیا لکھنا۔ ہر شام یہاں شام ویراں آسے رستے گلیاں، جس شہر کی دھن میں نکلے تھے وہ شہر دل برباد کہاں، صحرا کو چمن بن کو گلشن بادل کو ردا کیا لکھنا، اور وہی ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا۔ اے میرے وطن کے فنکاروں، ظلمت پہ نہ اپنا فن وارو، یہ محل سراؤں کے باسی قاتل ہیں سبھی اپنے یاروں، ورثے میں ہمیں یہ غم ملا ہے اس غم کو کہ نیا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا۔ کشور ناہید نے اپنی کتاب شناسائیاں رسوائیوں میں جالب کی شان میں کئی واقعات لکھے ہیں، جی جی، تعریف بھی کی ہے۔ یہ تعریف ایسی ہے کہ بکری دودھ میں وہ ممنیاں بھی ڈال دے، یہی انداز ہے۔ شدید مارشاء اللہ کا زمانہ تھا، بات 1985 کی ہے، یہ کشور ناہید لکھ رہی ہے۔ سوچا کہ جالب کے لیے ایک مشاعرہ کرتے ہیں جہاں ہر شخص 10,000 روپے دے گا۔ شاعروں کے لیے ایڈورٹائزر اور ٹریول ایجنسی کے ذریعے ٹکٹوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ اب منظر دیکھنے والا تھا، ممتاز دولتانہ سے لے کر مبشر حسن، ملک قاسم، جہانگیر بدر، اعتزاز احسن، کون تھا جو اس مشاعرے میں شرکت کے لیے پیسے دے کر نہیں آیا تھا۔ کراچی سے پشاور تک کے علاقوں میں شاعر بخود آئے، انہوں نے ان کو ہوٹلوں کے بجائے گھروں میں ٹھہرا۔ جب 5 جمع پونجی دیکھی تو اعتزاز احسن کو خزانچی اور وکیل بنایا، صحیح، 5 لاکھ کا مکان لے دیا، واہ، اور باقی رقم فکس ڈپازٹ جو 3 لاکھ تھی وہ رکھ دیا، جمع کرا دی۔ کچھ دن تو خاندان کو مکان اچھا لگا، پھر جالب نے کہا کہ کس جنگل میں اٹھا کر ڈال دیا ہے۔ حالانکہ اس مکان کا انتخاب خود اعتزاز احسن اور علی دادا تھے، نیار علی دادا تھے، کوئی آرکیٹیکٹ، انہوں نے کیا تھا۔ کشور ناہید نے لکھا کہ سارا نظرہ ان پر گزرا، ان پر گرا۔ اب سونے پہ سہاگ ہے، یہ ہوا۔ باقی جمع شدہ رقم جی جو فکس ڈپازٹ میں ڈال دی تھی، وہ تو نہیں کیا یہ آپ کی بیٹیوں کی شادی پر نکالی جائے گی، اس رقم کی چاہت جالب سے زیادہ ان کی بیوی اور خاندان کو ہونے لگی۔ ہر طرف یعنی ہائی کورٹ سے لے کر نجی محفلوں میں کشور کے خلاف بولتے تھے کہ میرے پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، ان کے ذاتی نہیں تھے۔ آخر کو اعتزاز احسن نے کہا کہ تمہیں کن کوڑیوں کا ثواب مل رہا ہے اور جو اتنا بدنام کر رہے ہیں، جاؤ ان کے پیسے نکال کے ان کو دے دو۔ اب کشور ناہید لکھتے ہیں کہ انقلابی شاعر ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پر روشن خیال نہیں تھے۔ جب ان کی لڑکیوں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو کشور ناہید سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کروں۔ کشور نے کہا کہ ایک خاتون ٹائپسٹ، آج کل خاتون ٹائپسٹ کی بڑی مانگ ہے، اور ایک کو YMCA میں YW کچھ CA ہے، اس میں ٹائپسٹ کی ٹریننگ کے لیے داخل کر دیتی ہوں، اور دوسری کو نرسنگ کی ٹریننگ کے لیے ایبٹ روڈ نرسنگ انسٹیٹیوٹ میں داخل کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر حبیب جالب بیٹھے کہ حبیب جالب کی بیٹیاں ٹائپسٹ یا نرس بنیں گی، یہ کام تو کم ذاتوں کے ہیں۔ ارے باپ رے، یعنی انقلابی شاعر۔ اور یہ جی کشور نے بہت لوگوں کی مثالیں دی کہ جن کی بیٹیاں استقبالیہ اور ٹریول ایجنسی میں کام کر رہے ہیں مگر وہ نہ مانے۔ لیکن 12 فروری 83 کو جوہر کا دور تھا، آدھی گواہی اور زنا آرڈیننس کے خلاف جلوس نکالنے کا پروگرام بنا رہے تھے، تو سب نے کہا کہ بڑا اچھا ہوگا اگر جالب سے نظمیں لکھوا لے۔ جلوس شروع ہونے سے پہلے وہ مجمع کے سامنے پڑھے۔ جالب صاحب نے نظم لکھی، اب دہر میں بے یار و مددگار نہیں ہم، پہلے اب دہر میں بے یار و مددگار نہیں ہم،
हम मददगार नहीं, हम पहले की तरह बेकसो लाचार नहीं हम। जालिब ने अपनी पाटदार आवाज में और शोलारेज तरन्नुम में ये नज़म पढ़ी। गिरफ्तार हुए, पुलिस तशद्दुद से जख्मी हुए, कई दिन अस्पताल में रहे। जालिब को जुआ, फ्लैश ताश का जुआ तक उनका बड़ा शौक था। शौक सारे थे पीने के भी, पत्तेबाजी के लेकिन किसी ने इनके ऊपर औरतबाजी और बेहयाई का इल्जाम नहीं लगाया। चल गनीमत है। केशव नायक के घर दोस्तों का इज्तिमा होता था, उसमें फ्लैश खाना होता था। और जब अहमद फराज लाहौर आते तो रात को जावेद शाहीन, मन्नू भाई, अकराम, यूसुफ कामरान और हबीब जालिब की जुए के नशे से जमते। चालाकी से वो लोग जालिब के पत्ते देख खेलते जाते उनके साथ ब्लाइंड खेलते जाते। किश्वर मना करती तो जालिब साहब तो वो पत्ते को 10 रार कहकर अगली ब्लाइंड खेल लेते। नशिश खत्म होती तो जालिब साहब लाखों हार चुके होते। ऐसी बाजी में जीतने वाला अहमद फराज निकलता। सही। जालिब के आखिरी दिनों में बज़ाहिर चाहने वाले दुश्मनी करते, यानी जब अस्पताल में थे उनको छुपा कर बोतल ला कर देते। 1000 डॉक्टर नाराज होते, 1000 गुस्सा करते, लेकिन जालिब सब समझते कि अल्लाह मियाँ उनसे मजाक कर रहे। यही उल्टे सीधे इंटरव्यू देते। उनकी आंखें थक गई और आंखें मूंद गई। रहे नाम अल्लाह का, रहे नाम अल्लाह का। चलिए ना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल तीसरी किस्त खत्म हुई, अब इसके बाद एक और रहेगी आपकी। एक और रहेगी इंशाअल्लाह।